हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को समझाया था कि संविधान के बारे में, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लोकतांत्रिक देश के बारे में। उसके बाद संविधान के उद्देश्यों के बारे में पढ़ाया था कि संविधान की किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उसके बाद भारतीय संविधान की फीचर, प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और भी बहुत सारे टॉपिक थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट पे जो है, यह उन आदर्शों को तैयार करता है, सूत्रबद्ध के जगह हम तैयार भी लिख सकते हैं, करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट में, यह नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के मिसयूज को रोका जा सके, दुरुपयोग यानी कि मिसयूज से रोका जा सके। थर्ड पॉइंट में जो है, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। सेकंड क्वेश्चन जो है, अगले पेज पर दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम में जो है 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम में नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में लिया गया है। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है 1990 का नेपाल का संविधान, इसमें भाग 7 कार्यपालिका है। फिर सेकंड में जो है 2007 अंतरिम संविधान भाग 5 कार्यपालिका। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 35 कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश और मंत्री परिषद में निहित होगी। उसके बाद है आर्टिकल अनुच्छेद यानी आर्टिकल 37 कार्यकारी शक्तियाँ, नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होंगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मेन जो है ये है, नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों? तो इसका जो आंसर है ये है फर्स्ट पॉइंट में, 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित है, जबकि 2015 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद के हाथ में होंगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, हाँ, नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती थी। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन में, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो क्या होता? यानी कि यहाँ पर है अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई रोक टोक ना होता तो क्या होता फिर? तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट में, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते और अपनी मनमानी करते। सेकंड में जो है, वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। थर्ड पॉइंट में जो है, वे अपने निर्णय जनता पर ज़बरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। फोर्थ क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? जैसे इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। अल्पसंख्यक मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, जिसकी माइनॉरिटी बहुत कम होती है उसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है, में जो है एक स्कूल में 3 शिक्षक हैं और उनमें से 20 जो है पुरुष हैं। तो इसमें जो है अल्पसंख्यक का सम्मान करना की ज़रूरत है। और उसके बारे में, जैसे महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, महिलाओं के विचारों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं और स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसका जो बौद्ध धर्म जो है अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है। इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। ठीक है। और थर्ड नंबर जो है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी यानी वहाँ के 80% काम करने वाले जो लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं।
तो इसका क्या होगा यहाँ पर, मांसाहारी अल्पसंख्यक यानी नॉन वेज वाले जो भी होंगे अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि उनकी जो है मात्राएं बहुत कम है, उन लोगों की संख्या जो है बहुत कम है। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। 4 नंबर पे जो है 50 स्टूडेंट की कक्षा में 40 स्टूडेंट संपन्न परिवारों से हैं। उसके बाद ये है, मतलब इसका आंसर जो होगा, गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट को समान अवसर दिए जाने चाहिए, तभी प्रतिभा का विकास हो सकता है। अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले मुख्य आयाम है और उसका इम्पोर्टेंस बताना है। संघवाद का जो क्या हो सकता है, संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है और तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड में जो है शक्तियों का बंटवारा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सरकार के तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है, थर्ड जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का इम्पोर्टेंस क्या है, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद जो है संसदीय शासन के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो मैंने पढ़ाया है उसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप से इजीली देख सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।